हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है स्टार्ट हो रखा है। हमने बहुत सारा उसके अंदर पढ़ भी लिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। उसके अंदर क्या क्या अल्फ़ाबेट्स हमें चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के लिए इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और जैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आप उसके बाद देखोगे कि ऐसी केमिकल बॉन्डिंग आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। और आप जब क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे इसका तो आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अगर आप एक बार जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही चलते जाएंगे, स्टेप वाइज चलते जाएंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। और आज का हम जो सेशन शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा बढ़ते हैं। तब तक अपना कॉपी, नोटबुक सब आप जितने भी शस्त्र आपके हैं सारे के सारे निकाल लीजिए अच्छे से। सारे के सारे जो भी है सब कुछ निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने अल्फाबेट्स और इंट्रोडक्शनरी पार्ट फिनिश कर दिया था और आज हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें क्या है आज हम जो सीखने वाले हैं वो है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई इज केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है और बनता कैसे है। ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई थी। अब बनता कैसे है तो मैं बताया था कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के लिए, वो वाली चीज मैंने आपको दोनों में बता दी थी, वाई में भी और हाउ में भी। अब मेन चीज आती है कि अगर हाउ, तो केमिकल बॉन्ड बनने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कैसे वो बन सकता है। तो हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड। क्या क्या मेथड्स हैं केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसका हेडिंग डालिए। देखिए दो मेथड्स होते हैं, पहला मेथड होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक एटम अपने वैलेंस शेल से निकाल के दूसरे को दे दे, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे, वो उसका रहा ही नहीं। तो एक तो ये तरीका होता है, ट्रांसफरिंग वाला होता है। एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कि हमारे पास दो एटम हैं, वो एक दूसरे से कुछ शेयरिंग करें। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, उसकी आप टेंशन ना लें। इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही चलते जाएं। जो ऐसा बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं आयनिक। दोनों एक ही चीज है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इतना समझ आया। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में किस तरह के बॉन्ड आते हैं, दो तरह के बॉन्ड आते हैं, दो तरह के बॉन्डिंग आती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, दो तरह की इसमें बॉन्डिंग आती है। अब देखो क्या है कि अगर मेरे पास एक एटम है और दूसरा मेरे पास एक एटम है, ठीक है, और दूसरे वाला क्या है, वो चाहता है कि, देखो इस वाले को ऐसे समझ सकते हो, एक अमीर इंसान है और एक गरीब इंसान है। ठीक है, एक गरीब है और एक अमीर है, मान लिया एक अंबानी है और एक बिल्कुल ही भिखारी है। तो अगर वो अपने कुछ पैसे उसको दे दे तो वो जो पैसे दिए गए हैं वो सारे के सारे पैसे गरीब के हो जाएंगे, अंबानी के वो नहीं रहेंगे या किसी अमीर के नहीं रहेंगे। ठीक इसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी टोटल ट्रांसफर हो जाता है। कैसे, मान लिया कोई एटम है,
वहां से निकल के इलेक्ट्रॉन्स के, देखो एटम होता है तो बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, चारों तरफ जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरा गरीब एटम, अगर उसके पास खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दे, इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डाल दे। अब ये इसका नहीं रहा है, वो उसका हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उसको निगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव जब इस तरह का इंटरेक्शन बनेगा तो वहां पे बोलते हैं हम आयनिक, मतलब आयंस बनते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। इतना समझ आ गया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। केवल ऐसा होता है कि अपने पास से सारे के सारे पैसे या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे के हो जाते हैं, अपना कुछ नहीं रहता उसमें, ठीक है। इतनी सी चीज। शेयरिंग में क्या होता है? शेयरिंग में मान लिया आपको एक कंपनी लगानी है, आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, तो आपने सोचा कि चलो कुछ मुझसे लेते हैं और कुछ थोड़ा आप भी डालते हैं। तो अगर आपने कुछ पैसे डाले, कुछ पैसे मैंने डाले, उन दोनों ने जब पैसे डाले तो पैसे डालने के बाद में वो इंस्टीट्यूट या वो चीज ग्रो करने लग जाए, ठीक इसी तरह से इसमें समझिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक एटम है, उसने अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डाला और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन डाले तो शेयरिंग हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। इस शेयरिंग को ही हम दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग, दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है, जैसे जैसे इनको पढ़ते जाएंगे और चीजें भी इसके बारे में सीखते जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, जब शेयरिंग होती है और कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन देने के बाद में कोवैलेंट बॉन्डिंग उसके बीच में बनती है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में कैसे आएगा? देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या है कि अगर मान लिया दूसरा बंदा, देखो जैसे ये वाले में था कि कुछ पैसे आपने मुझसे लिए और कुछ पैसे अपने आपके पास थे, तो दोनों ने म्यूचुअल पैसे लगा के कोई इन्वेस्टमेंट करा और बिजनेस शुरू किया। इस वाले में क्या होता है, मान लिया मेरे पास ही पैसे हैं, आपके पास पैसे है ही नहीं, और आप मुझे कहो ठीक है मैं आपके साथ में काम करता हूं, कुछ काम करता हूं, कुछ टाइम बाद जो है उनको पैसे को देखा जाएगा, लेकिन सारे पैसे जो रहेंगे वो मेरे रहेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, एक एटम के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और एक के पास कुछ भी नहीं होता, तो वो अपने पैसे उसको देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दूसरे को देता है, लेकिन रहते वो उसके ही हैं। अब देखो क्या है, जैसे वो ये चीज देता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर, तो वहां पे क्या होना है, बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड आपके सामने हो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो, तभी आप केवल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग ठहरा सकते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन अगर ये बॉन्ड बन गया, अगर उसने शेयरिंग कर दी, चाहे वो कोऑर्डिनेट तरीके से करी है या फिर कोवैलेंट तरीके से करी है, ये क्या होते हैं, कैसे होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कंडीशन क्या होती है, सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी केवल चीजें हैं कि ये शेयरिंग से बनते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर तभी हम क्लासिफाई कर सकते हैं जब तक कि वो बॉन्ड नहीं बना। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है तो आप तो क्या, त्रिदेव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बता सकते कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है या फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। आप इसको अपने अंतर्मन में, जहन में बसा लो कि कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों एक ही चीज है, लेकिन बनने के बाद आपको नहीं बता सकते हो, बनने से पहले आप बता सकते हो कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट नेचर से बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ गई, ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। ट्रांसफरिंग से बनते हैं आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ओके। दोनों बनने के बाद सेम होते हैं, बनने से पहले ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गया? आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। थोड़ा अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके अंदर जाते हैं, हम देखते हैं अब इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्या उसकी कंडीशन होती है, कैसे वो बनता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं।
एक एक चीज़ों को लेके चलेंगे, कोऑर्डिनेट को भी लेके चलेंगे, कोवेलेंट को भी लेके चलेंगे। मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी डाल दूंगा मैं कि कोवेलेंट अलग है, कोऑर्डिनेट अलग है। आप देख के भी उसको बता सकते हो कि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है और ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यहां तक आपको सब चीजें समझ आई है? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप हेडिंग डालिए आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां तक समझ आया? हेडिंग डाला, ओके। मैंने आपको क्या बताया, ये कंप्लीटली ट्रांसफर से बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये बना है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये क्या बना है? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। इतनी चीज समझ आ गई। ट्रांसफर कैसे हुआ? कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। जैसे कि मेरे पास एक एटम ए है और दूसरा मेरे पास एटम बी है। ये एटम क्या है? ए है। ये एटम क्या है? बी है। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं कहूं कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस अमीर के पास ये एक रिच है, ये बिल्कुल ही गरीब है, मतलब भूखा नंगा है बिल्कुल ही, ये अंबानी की तरह है। अगर इसको कोई डोनेशन देनी है तो डोनेशन में क्या करेगा? अपने कुछ पैसे उठा के इसको दे देगा। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को उठा के सारे के सारे दूसरे को दे देगा। अपने पास वो उसका रहा ही नहीं, अब वो इलेक्ट्रॉन उसका रहा ही नहीं। मतलब क्या है? अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया उस बॉन्ड का, कुछ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। कहां हुआ? उसके ऑर्बिटल में हुआ। ओके, दूसरी चीज आइए, अगर बी ने क्या करा? बी के पास तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन खाया तो ऑब्वियसली इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आया क्या? समझ आया क्या? ए प्लस बी से क्या बन गया? ए बी प्लस बन गया। समझ आ गया? इतनी चीज समझ आ गई? ओके, तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। बॉन्डिंग कैसे बनती है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो बॉन्ड बना है हमारा, वो बना है ए प्लस और बी माइनस, ऐसे वो बनता है। इतना चीज समझ आ गई? ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये चीज क्या बनी? ए वाली चीज क्या बनी? ए वाली जो चीज बनी वो बनी कटायन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में क्या बना? ये कटायन बनेगा। और बी वाला क्या बनेगा सर? बी वाला बनेगा एनायन। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को हम बोलते हैं एनायन। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? ओके, अब थोड़ा आते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन भी समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम। देखो, अगर हमारे पास एक नॉर्मल है NaCl, आप सबको पता है क्या है ये? क्या है ये? रॉक साल्ट हमारे पास जो मिलता भी है वही वाला सॉल्ट है, ये रॉक साल्ट प्रेजेंट है। अगर मैं कहूं कि एक पास सोडियम है और दूसरी तरफ क्लोरीन है, ऑब्वियसली साइज से भी आप देख सकते हैं क्या बना रहा हूं मैं? सोडियम है, दूसरी तरफ क्लोरीन है। ओके, इतनी चीज समझ आई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। देखो, मैंने आपको इस वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था कि उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो चीजें पहले लेक्चर में हो गई हैं उनको आप बिल्कुल याद करके रखो। 3s1, या मैंने आपको ये भी बोला था अगर आपको 3s1 याद नहीं होता तो ns1 से भी याद रख लो, वही बात होती है। इस वाले में देखो ns2np5, ns2np5 मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं, s वाला ऐसे बनता है और s का और p का सर ऐसे बनता है। ठीक है, ये वाला है s का,
और P वाले में 3 बनते हैं। देखो S वाले में 1 डब्बा बनेगा, P वाले में 3 डब्बे बनेंगे, 5 बनेंगे जो D में बनेंगे और F में बनेंगे 7। इतना आप याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट था, वेरी गुड। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे? 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, टोटल 7 हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के किस में डाल देता है? इसमें डाल देता है, इसके अंदर डाल देता है। ये इलेक्ट्रॉन उठा के इसके अंदर डाल देता है, तो Na पे क्या आएगा? देखिए इतनी चीज समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई होगी। तो Na के ऊपर क्या आएगा? Na के ऊपर आएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl के पास क्या आएगा? देखो क्लोरीन के पास क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसने खा लिया, इसने अगर वो इलेक्ट्रॉन खा लिया तो Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अगर हम इसको नेटिव फॉर्म में देखें तो Cl2 होता है, वो 2Cl हो जाएगा, Cl ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बना क्या? Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स व्हाट? Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। तो हम ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसेस फॉर्म में, क्लोरीन गैस होती है, ठीक है। यहां तक मतलब क्या हुआ? इसने जितना भी इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट था, मान लिए ये NS1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? बाहर वाले शेल में 5 थे, 3 4 5। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। तो ये क्या करता है? अपना ही इलेक्ट्रॉन उठा के इस गरीब की झोली में डाल देता है। जब इस गरीब की झोली में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो मजे से चिल्लाएगा, अरे वाह मेरा स्टेबल हो गया, मैं स्टेबल हो गया, ऑक्टेट मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से बॉन्डिंग हो जाती है। यहां तक आप पिक्टोरियल डायग्राम में मैंने जैसे समझाया है, जैसे जैसे मैंने इसमें लिखा है, ऐसे ऐसे ही आप इसको लिखिएगा, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। नोट करिए यहां तक। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जब हमारे पास में Na प्लस आता है और Cl माइनस आता है तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बनते हैं। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में हमारा जो फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अनलाइक चार्ज है, ऑब्वियसली एक दूसरे को अलग अलग अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक नोट करो। यहां तक सब नोट कीजिए। ठीक है, समझ आ गया? ओके, देखो कोई भी एटम जो है अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, छोड़ता है, देता है, तो उस एटम को बोलते हैं हम मेटल, और जो लेता है, जिसको लेने की टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं हम नॉन मेटल। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या? यहां तक समझ आया? ओके, वेरी गुड। अब देखो मेटल और नॉन मेटल बोला है मैंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, ऐसे तो नहीं बोल दिया होगा, ठीक है। तो उसी की ही हम अब डेफिनेशन लिखते हैं। किसकी डेफिनेशन लिखते हैं सर? हम जो डेफिनेशन लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम जो है अब डेफिनेशन लिखेंगे। समझ आया क्या इतना? ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखनी है इसकी।
तो लिखिए, आप खुद भी लिख सकते हैं जितना मैं समझाया है। अगर आपको एग्जाम्पल से वो समझ आ गया बिल्कुल, तो आप भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिखिए, द केमिकल बॉन्ड formed between metal and non-metal, chemical bond formed between metal and non-metal atoms by completely transfer of electron, ठीक है, is called as इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है, या फिर आयनिक बॉन्ड हम उसको बोलते हैं। यहां तक नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक एटम है, अगर वो मेटल है, हमारे पास दूसरा एटम है, अगर वो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है और इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी रखता है वो होता है मेटल। और अगर इसका कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में जाता है तो इस वाले जो बॉन्ड को बोलते हैं, हम बोलते हैं जो ये आयन पॉजिटिव, देखो मेटल और नॉन मेटल अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग एटम्स हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर जाएगा, तो क्या होने वाला है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है ये चीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उससे क्या होने वाला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होंगे। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तो हम बॉन्ड बोलते हैं, इसी को तो हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। समझ आया? यहां तक सारा नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम कंडीशंस देखते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। फिर कंडीशंस देखते हैं, कंडीशंस टू फॉर्म आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है उसकी एक कंडीशन होती है, कुछ कंडीशंस है उसकी, उन कंडीशंस पे हम बात करते हैं। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। खुद भी बता सकते हो आप क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर हमें बॉन्ड बनाना है इलेक्ट्रोवेलेंट तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, खुद भी बता सकते हो आप, ऐसा भी कुछ में बड़ी बात नहीं है। देखो खुद भी आप बता सकते हो। सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा, कंडीशंस क्या क्या होंगी। पहली कंडीशन क्या होता है कि जो भी हमारे पास में एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है,
एक को इलेक्ट्रॉन्स को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देना है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन दूसरे का हो गया, अपना कुछ नहीं बचा। तो वो कौन सा होना चाहिए? मेटालिक कैरेक्टर का होना चाहिए। वो एटम कैसा होना चाहिए? मेटालिक कैरेक्टर का होना चाहिए। और जो दूसरा है वो नॉन मेटालिक का होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को लिखते हैं, वन एलिमेंट must be metal and the other one should be non metal। ठीक है, नॉन मेटालिक इन नेचर होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, एक एटम तो होगा मेटल में, मेटल की फॉर्म में, और दूसरा होगा नॉन मेटल की फॉर्म में। देखो मेटल हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता हो। याद रखना ये चीज, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी रखता हो उसको बोलते हैं मेटल, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी रखता है उसको बोलते हैं हम नॉन मेटल। रिडॉक्स में भी आपने पढ़ा था ये चीज, इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। यहां तक समझ आ गया? तो मतलब अगर कोई मेटल है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा कैरेक्टर आएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आएगा। वेरी गुड। दूसरे पे क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आएगा। तो ये चीज समझ आ गई कि अगर हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास में एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। एक के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और अगर ये करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट बताइए क्या हो सकता है? देखो पहली चीज तो ये होगी, दूसरी बात क्या है? अगर ये इलेक्ट्रॉन हमें कम एनर्जी लगाने से ही मिल जाए, थोड़ी सी एनर्जी हम डालें और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, अगर ऐसा हो, और उस चीज को क्या बोलते हैं? अगर हम एनर्जी डालते हैं और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइज हो जाए मतलब क्या है? अगर मैं हल्की सी हीट दूं या फिर मेटल को हल्का सा भी कुछ पुश करूं, हल्का सा उसको हीट दूं या फिर उसको गर्म करूं, कुछ और तरीके से लाइट के अंदर रखूं, तो अगर मेटल थोड़ा सा करने से ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी मेटल के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाती है। इतना समझ आ गया? तो आयनाइजेशन एनर्जी समझ आया क्या? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी है एनर्जी प्रोवाइडेड टू द कंपाउंड, टू द एलिमेंट टू इजेक्ट the electrons, the valence electrons from its shell, उसकी शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होनी चाहिए ना, हम थोड़ी सी एनर्जी दें और वो निकल जाए। अगर हम ज्यादा एनर्जी देते जाएंगे मेटल में फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो कौन सा मेटल, काहे का मेटल, कहाँ यूज होने वाला है, कहाँ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने वाला है? बेटर होगा अगर हम मेटल को हल्की सी एनर्जी दे दें और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आए, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आए। तो पहले दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मेटल अगर हमें चाहिए तो देखिए मेटल लिखिए, metal should have low ionization energy, low ionization energy,
ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। यहां तक नोट कीजिए, मतलब हमारे पास कोई मेटल है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम थोड़ी सी एनर्जी दें और बहुत जल्दी वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी मोटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर ऐसा हो जाए, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरी तरफ लेने वाला भी होना चाहिए, तो थर्ड कंडीशन भी वही होगी कि ऐसा नॉन मेटल होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत खा जाए। ऐसा भी नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और वो घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, उसको लेने वाला कोई नहीं है। तो हमारे पास ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के आया तो नॉन मेटल कुछ ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी कैप्चर कर दे, ग्रैब कर दे, खा जाए उसको तुरंत। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई। दो कंडीशन होगी, तीसरी वही है जो मैंने अभी बोली, नोट कीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसके अंदर होता है? मेटल के अंदर होता है। मेटल कौन होते हैं? वो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज दिखाएं उनको बोलते हैं हम मेटल। समझ आ गया? ओके। नॉन मेटल इसका अपोजिट होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। दूसरी चीज क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीजें समझ आ गई। दूसरी चीज क्या है? अगर मुझे मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज कराना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, कम एनर्जी देनी पड़े, तो वो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइडेड टू एलिमेंट टू eject the valence electron from its shell। वैलेंस शेल से, जो मैंने आपको बताया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए अगर मैं थोड़ी सी भी एनर्जी दूं, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और मेटल को अगर हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए बहुत ही कम अमाउंट जो है एनर्जी की देनी होगी, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, उसके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। यहां तक समझ आ गया? वेरी गुड। इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो, जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे या फिर हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? हम तीन चीजें पढ़ेंगे सर। पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे? पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी हमारे सामने क्या है, कंपाउंड है या फिर बॉन्ड है, तो बॉन्ड अगर इलेक्ट्रोवैलेंट है तो उसके अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, सारी चीजें एक तरफा कवर कर देंगे, सब कुछ उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं। फिर आने वाले हम कंडीशंस पे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें वो बॉन्ड बनेगा। तीसरी चीज क्या देखेंगे? हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसकी कहां कहां एप्लीकेशंस होंगी ये भी देखेंगे। जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस, क्यों है, कंडीशन क्या क्या है उसकी जो वो बना। तीसरी चीज क्यों है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हम उसको कहां जिंदगी में अपने यूज कर सकते हैं, इसके होने से, आयनिक बॉन्ड होने से हमारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर आप नमक खा रहे हो, नमक के अंदर भी NaCl है, आपने देखा वही चीज, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनमें अगर मेटल और नॉन मेटल है तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक चार्जेस लाइक आयंस बने होंगे अगर, तो हमेशा आयनिक बॉन्ड उसके अंदर होगा। ठीक है, यहां तक की हमने बातें कवर कर ली है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए, एक मेटल था, एक नॉन मेटल था, तो नॉन मेटल के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन अगर मेटल ने निकाल दिया, अगर मैंने मेटल को थप्पड़ मारा, अगर मैंने मेटल को रखा और मेटल को हल्का सा हीट कर दिया, हीट करने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बाहर निकले या इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से बाहर निकले तो कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को उनको खा जाए, उनको ले ले, उनको ग्रैब कर ले।
तो हमारे पास जो नॉन मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन खाने की एबिलिटी या टेंडेंसी होनी चाहिए। उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो भी मैं जैसे पढ़ा रहा हूं आप उसको ऐसे ही नोट करते चलेंगे, ऐसे ही आप इसको नोट करते चलेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं अब मैं वो आपको बताता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी है, सीधी सीधी बात तो यही है, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, अभी इसमें ऐसे लिख लीजिए। पीरियडिक टेबल में जब आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से इसके कैसे फैक्टर्स होते हैं, कैसे डिपेंड करते हैं, पीरियडिक टेबल में क्या ट्रेंड होते हैं, वो सब भी मैं आपको बताने वाला। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? अगर कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर जाए, खा जाए, तो जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एनर्जी रिलीज्ड when an electron of the shell of any atom, any isolated gaseous atom, isolated gaseous atom is captured or grabbed is called as ionization, electron एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए, यहां तक सारा नोट डाउन कीजिए। अब बताइए कि नॉन मेटल के लिए ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? नॉन मेटल के लिए ज्यादा होनी चाहिए। Energy released when an electron of a shell of any isolated gaseous atom is captured। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, आगे थोड़ा और मैं इसको एक्सप्लेन करूं अगर, is captured, ठीक है, टू फॉर्म अ निगेटिव आयन। निगेटिव आयन बनता है, देखो इसको आप और भी बता सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फॉर ए गैसियस एटम टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म अ नेगेटिव, टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, हमारे पास ऐसी एनर्जी या फिर ऐसी कोई ताकत है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन खा सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए। देखिए कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे पास नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा वो खोल सके। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी सी है तो इतने में इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी है तो इतने में इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी आएगा वो उसको ग्रैब कर लेगा, ग्रैब कर लेगा ना। तो इस चीज के लिए ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नॉन मेटल के केस में क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए। समझ आया यहां तक? क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो लिखिए द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नॉन मेटल
मस्ट बी या शुड बी हाई, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। समझ आया? देखो अगर हमारे पास में कोई भी नॉन मेटल है, अगर हमारे पास में कोई भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, खाने के बाद में उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होनी चाहिए, तो उससे क्या बनेगा, निगेटिव आयन बन जाएगा। निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम, एनायन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? यहां तक समझ आया? तो जितनी एनर्जी इससे रिलीज होने वाली है उसकी अमाउंट बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट होगी, तो ही हमारे आयनिक बॉन्ड के लिए या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए वो बहुत अच्छा होगा। यहां तक नोट कीजिए सारा। यहां तक नोट कीजिए। देखो अब हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स पढ़े, इन दोनों चीजों को हमने एक साथ पढ़ लिया। कुछ एग्जांपल देखे AB के फॉर्म में, कुछ एग्जांपल देखे लाइव जैसे सॉल्ट के बारे में देखा। ठीक है, अब उसके बाद में आई हमारी कंडीशंस। कैसी कंडीशंस हमें चाहिए कि हमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अगर वो बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। हमने आज क्या पढ़ा, हमने आप पहले पढ़ा आयनिक बॉन्ड होता क्या है। देखो उससे भी पहले हमने पढ़ा है अगर हमें बॉन्ड बनाना है तो उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड मैंने दिया ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एक चीज थी ये। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको बताया दो चीजें बताई मैंने, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बताया और एक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर बताया। म्यूचुअल शेयरिंग से होगी ये दोनों चीजें। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तब तक ही बता सकते हो जब तक वो नहीं बना। जैसे वो बॉन्ड बन जाता है तो ब्रह्मा बता सकते हैं, ना विष्णु बता सकते हैं, ना महेश बता सकते हैं, कोई त्रिदेव कोई धरती पे ये नहीं बता सकता कि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है या कोवेलेंट बॉन्ड है। 12th लेवल तक बोल सकते हो आप कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग बोल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड अलग बोल सकते हैं, ये केवल 12th लेवल की बातें हैं। इससे जैसे ही हल्का सा ऊपर उठते हैं, एडवांस के अंदर जाते हैं, नीट के मेंस तक चलता है, जेई के मेंस तक चलता है, एडवांस में अगर एम्स में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे तो ऑब्वियसली ये चीजें बहुत छोटी डेफिनेशन है। इवन आगे जाके तो शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग भी नहीं बोलते, कुछ और ही बोलते हैं। जब कोवेलेंसी में पढ़ाऊंगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ाऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो हम चीज पढ़ते आए हैं, नॉर्मल बातें हैं, वो सच्चाई कुछ और ही है। एक चीज मैंने बताई थी, दूसरी चीज मैंने उसके डेफिनेशन बताए विद एग्जांपल भी साथ साथ लेके चला। मैं एग्जांपल बताया अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दे, जैसे रॉक साल्ट, नमक हमारा, उसमें मैंने आपको बताया ओके, एग्जांपल बता दिया, डेफिनेशन बता दी। तीसरी आती है कंडीशन। हमने 3 कंडीशन इसके अंदर बताई हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक अगर एटम है तो वो मेटल होना चाहिए, उसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। दूसरा है वो नॉन मेटल होना चाहिए, उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा। इतनी चीज समझ आई, बहुत सिंपल थी। दूसरी बात क्या है, अगर हमारा कोई मेटल है तो मेटल के पास इतनी चीजें होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, मतलब हम कम एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। ठीक है, ये चीज हमने बताई। तो अब दूसरी बात क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो दूसरा खाने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो बहुत बड़ा मुंह खोले, वो अपना बहुत बड़ा मुंह खोले। अगर बहुत बड़ा मुंह खोले मतलब आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हुई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो ये 3 कंडीशंस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कैसी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको नो डाउट, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से लिखाई भी गई हैं, समझाई भी गई हैं। ओके, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आप एटलीस्ट ये कंडीशन क्या क्या होती है और क्या वो बॉन्ड होता है इसके बारे में एटलीस्ट पढ़ के आए, समझ के आए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।